संबोधन के लिए महामहिम राज्यपाल गोवा कि जहां मुस्लिम को कुरान में ईमान मिल गया, हिंदू को गीता में भगवान मिल गया, अरे उस आदमी को आसमान में देखने की जरूरत नहीं जिस इंसान को इंसान में सत्यपाल मलिक साहब जैसा इंसान मिल गया। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय महामहिम राज्यपाल श्री सत्यपाल मलिक साहब। कार्यक्रम के रूहे रवां रामावतार पलसानिया, पीएस कलवानिया और हरिराम किवाड़ा जी, ये तीनों बिना साधनों के, बिना किसी सपोर्ट के इन्होंने जो ये काम किया है, ये हम किसी नेता से नहीं हुआ था आज तक। हमारे लोग प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गवर्नर सब रह लिए थे, लेकिन समाज को एक जगह इस तरह से, और अलग अलग रंग के समाज, विदेश के, देश के, उनको एक जगह बैठाने का काम इन तीनों ने किया है। मैं इनका अभिवादन करता हूं। और इसके अलावा यहाँ जो देश से भी आए हैं, देश के तो आप सब चुनिंदा लोग हो, मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अब कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपने पुरखों को याद रखती हैं। हमारा जो इतिहास है, ये जाट जो ये तीनों चारों दोस्त हैं मेरे, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत अच्छी फिल्म बना रखी थी, लेकिन आपका समाज महाराजा सूरजमल और तेजा जी पे आके रुक नहीं गया है। ऐसा करो कि हर पीढ़ी में से इस तरह के लोग निकलें। महाराजा, और थोड़ी तवज्जो रणजीत सिंह जी पे भी दो, ज्ञान बताओ लोगों से। मैंने रणजीत सिंह जी पे जितनी किताबें उपलब्ध हैं सब पढ़ी। इतना ताकतवर राजा था, जबकि 7% सिख थे पंजाब में सिर्फ, कि अंग्रेज को ये संधि करनी पड़ी कि सतलुज से परे हम नहीं जाएंगे, सतलुज से इधर तुम नहीं आओगे। एक बार ये जितने जींद और पटियाला हैं, ये अंग्रेजों की वो थे, प्रोटीज थे, अंग्रेज इनको सपोर्ट करते थे। तो एक बार पटियाला की रानी का अपने हस्बैंड से झगड़ा हो गया। रणजीत सिंह की रिश्तेदार थी, उसने चिट्ठी लिख दी कि आके हमारा फैसला करा दो। रणजीत सिंह जी फौज लेके पटियाला आ गए। पटियाला नरेश ने डलहौजी को लिखा कि साहब ये तो संधि का उल्लंघन है, ये तो सतलुज से इधर आ गया है, इसको तो हमला माना जाना चाहिए। डलहौजी ने लंदन में पूछा कि क्या करूं। लंदन ने डलहौजी को कहा कि छेड़ मत, 8-10 दिन में चला जाएगा, वरना छेड़ने में पूरा राज भी जा सकता है। इतनी उसकी ताकत थी, इतनी उसकी दहशत थी। तो आपके राजे रजवाड़े नेता चौधरी चरण सिंह जी को तो मैं, छोटू राम जी को देखने का मुझे अवसर नहीं हुआ, लेकिन वो ये सेटल कर गए, ये मुद्दा खड़ा कर गए कि फसल का दाम छोटू राम तय करेगा, वायसराय नहीं करेगा। वो आज तक बात चली हुई। चौधरी चरण सिंह जी को तो मैंने देखा है, मैंने देवता नहीं देखे, लेकिन देवता और आदमी के बीच में कोई चीज होती है तो वो मैंने उनमें देखा। मैं उनके बहुत नजदीक रहा हूं। एक दिन मिलने के लिए गया तो स्वामी जी वो बोले, वो जो बैठे रहते थे डेस्क पे, बनियान में थे, वो जो यहां तक का था होता था, उसमें एक जेब होती थी। बोले भाई तेरी माता जी बहुत कंजूस है। मैं कहा क्या हो गया चौधरी साहब? कहले देखो मेरा फटा हुआ कुर्ता था, उसका बनियान बना दिया और पहने हुए थे उसको। तो इतने सीधे और अच्छे आदमी थे, लेकिन एक बात उन्होंने हमें सिखाई जिसको मैं आज तक मानता हूं कि अपने वर्ग के सवालों पे कभी समझौता मत करो, उस पे बराबर लड़ते रहो। वो जवाहरलाल जी से शुरू किया उन्होंने और मुरारजी तक अपने वर्गों के लिए लड़ते रहे। नुकसान भी उठाया, फायदा भी मिला, लेकिन वो ऐसा काम करके चले गए कि उनसे बहुत चीजें सीखने की। उन्हीं ने कहा कि दिल्ली का रास्ता खेत से होके जाता है। अब तो हम इन चीजों को देखते भी नहीं है, पढ़ते भी नहीं है, सोचते भी नहीं है। तो ये जो हमारे नेता हैं, कुंभाराम जी थे, नाथूराम जी थे, गंगाराम जी थे, नई पीढ़ी को ध्यान भी नहीं है। अरे तुम्हारे पुरखों को तो खेत नाम नहीं थे, तुम्हारे तो सामंत सामान उठा के ले जाते थे, तुम्हारे ऊंट खोल के ले जाते थे। इन्होंने तीनों ने, आप एक हैरत करोगे, दिल्ली में सरकार बन रही थी, मैं नाम नहीं लूंगा, एक कैंडिडेट को कहा गया कि तुम स्पीकर हो जाओ।
उसने कहा मैं तो स्पीकर नहीं बनूंगा, क्योंकि स्पीकर में तो माल नहीं है, मुझे तो मंत्री बनना है। लेकिन इन तीनों ने अपनी मर्जी से रेवेन्यू का डिपार्टमेंट लिया और रेवेन्यू का डिपार्टमेंट लेके तहसीलदारों को कह दिया कि खेत पे चले जाओ, जो खेत पे हल लिए खड़ा उसके नाम जमीन लिख दो। और इन्होंने सारे मारवाड़ और शेखावाटी के किसानों के नाम जमीनें करा दी और उनको अन्याय से बाहर किया। तो एक तो इनको भूलो मत, धीरे धीरे भूल रहे हो, मैं ही करता हूं ज्यादा जिक्र। छोटू राम जी को भूल रहे हो, मैं बहुत सभाओं पूछता हूं, बताना भाई, बहुत थोड़े हाथ उठते हैं। अरे ऐसा शानदार आदमी कि जिसने जिन्ना को कह दिया हो कि 24 घंटे में लाहौर छोड़ दो, नहीं जेल भेज दूंगा, और तुम्हें वो भी याद नहीं। तो इनके बारे में पढ़ो, सीखो और इनसे ये सबक लो कि ये है हमारी एक। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हमारी लड़ाई क्या, हमारे समाज की लड़ाई क्या है। एक तो धरती भी खिलाफ है आपके, बाकी कौमें तो हैं ही हैं। जहां चले जाओगे 10 आदमी तुम्हारे खिलाफ साजिश करते हुए मिलेंगे, लेकिन जब अपनी एकता में रहोगे तो कोई कुछ नहीं। हम यही हम में है कि हम अपनी एकता में नहीं रहते। अपने तजुर्बे से कहना चाहता हूं कि मिलके रहोगे, आपसदारी में रहोगे तो दुनिया में कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। राजस्थान में देखता हूं 50-70 साल में आज तक मुख्यमंत्री हमारा नहीं बना। क्यों नहीं बना? इनमें एक ही नहीं है। हमारे नेताओं एक दूसरे की टांग काट लेते हैं। यही हमारा यूपी में हाल है, हरियाणा का तो आप पूछो ही मत। तो ये इसको छोड़ के आपसदारी और एकता। हरियाणा के चौधरी लोगों को मैं एक बात की मुबारकबाद दूंगा, बीजेपी वाले मेरे से नाराज हो जाएंगे, कि उन्होंने कम से कम एक बार ठोक के दिखा दिया कि हम हैं। तो चुनाव में इकट्ठा रह के और ठोक के दिखाओ जो आपकी इज्जत ना करता, वो चाहे जो पार्टी हो, चाहे जो नेता हो। आप अपने अस्तित्व को मनवाओ और ये बता दो कि हम हैं। ये जो आज का कार्यक्रम है, जाट एक ऐसी जाति है, मैंने दुबई में देखा कि 50 डिग्री पे भी वहां ट्रक चलाता हुआ या तो कोई पठान मिलेगा, या सरदार मिलेगा, या कोई राजस्थान का आदमी मिलेगा। दुनिया की कठिन से कठिन परिस्थिति में ये लोग रहना और जीना जानते हैं। पूरी दुनिया में मैं नहीं जानता कहीं 3-3 साल तक अकाल पड़ता हो। यहाँ तो साधारण बात थी, राजस्थान में खास तौर से शेखावाटी में भी, परली तरफ भी, जोधपुर सेक्टर में भी 3-3, 4-4 साल तक अकाल होता था और लड़ते झगड़ते जिंदा रहते थे। रजवाड़ों का इतना अत्याचार था कि मैं अभी सवेरे एक किताब पढ़ रहा था, चौधरी रामदान जी के बारे में थी, वो एक लक्ष्मण गोदारा करके होता है, उसकी सारी फसल लूटने आ गए वहाँ के सामंत पुलिस को लेके, और कलेक्टर खुद आया उसका सामान उठाने के लिए। और उस कलेक्टर ने जब उसको धक्का दे दिया लक्ष्मण गोदारा को, तो लक्ष्मण गोदारा की पत्नी ने मूसल उठा के कलेक्टर के मार दिया, दरोगा का हाथ तोड़ दिया। उनपे 307 के मुकदमे हो गए। और इतना गरीब आदमी था कि रात को खाना बांध के, उसकी वाइफ पीछे बच्चे को बांध के पैदल जोधपुर जाते थे। लेकिन ईश्वर की कृपा से उसमें बलदेव जी, मृधा नाथुराम जी, गंगाराम जी खुद वकील थे, इन्होंने मदद की और वो छूट गए। तो ऐसे अनेकों किस्से हैं जहां जाती हुई इन्होंने संघर्ष किए। अभी मैं गया था बेंगलोर, वहां शेखावाटी के और जोधपुर मारवाड़ के बहुत चौधरी लोग गए हुए हैं। अपना घर कोई ऐसे ही नहीं छोड़ता है, कठिनाई में होंगे तो गए होंगे, लेकिन उन्होंने वहां जाके अपने भाग्य का निर्माण किया। और आज उन्होंने तेजा जी के नाम पे बड़ा भव्य मंदिर बनाया है। मैं उनके कार्यक्रम में गया था। और एक और अच्छी सूचना आपको देना चाहता हूं कि सारे उसी लिबास में थे जिसमें मरुधरा के लोग रहते हैं, और खास तौर से औरतें, सब वही लाल रंग के कपड़े, वही बोरला, वही अपना पहनावा, किसी ने नहीं छोड़ा। ऐसे के ऐसे हैं, मैंने उन्हें बड़ी बधाई दी। हमारे जो फौज के लोग हैं,
खासतौर से शेखावाटी में तो गांव गांव में हरि सिंह जी जानते हैं कि हर गांव के बाहर एक शहीद की प्रतिमा होती है, हर गांव में अंदर एक वीरांगना बच्चे को पाल रही होती है। तो मैं बहुत लोगों को कहता हूं कि क्यों धक्के खाते हो हरिद्वार में, तीर्थ तो ये हैं शेखावाटी के वो गांव जहां हर गांव से कोई ना कोई शहीद है। बच्चा शहीद होता है, जिस दिन उसका दाह संस्कार होता है उस दिन वो टीवी वाला पहुंच जाता है, उसके बाप के मुंह के ही अड़ा देता है, आपको कैसा लग रहा है? लेकिन उस बाप को मैं शानदार मानता हूं, वो जवाब में कहता है छोटे को भी भेजूंगा। ये हमारा कैरेक्टर है। मैंने जाते ही पहले विजिट किया, सब जो बॉर्डर पे हमारे लोग लगे हुए थे उनको भी, और जो श्रीनगर में भी लगे हुए थे उनको मैंने कहा कि दो चीजें आप साफ कर लो कि गोली आए तो उसका जवाब गोली से नहीं देना, गोले से देना। और पहली बार कश्मीर के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान की गोलियों के जवाब में बोफर्स चली है, और जिस दिन बोफर्स चलती थी उसके दूसरे दिन वो समझौते की बात करने लगते थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि किसी भी कौम की तरक्की ना रुपए से होती है, ना पैसे से होती है, ना चार छल्लों की गाड़ियों से होती है जो दहेज में मांगते हो और देते हो, और ना बुढ़े का 40 गांव का खाना करने से होती है। उसकी तरक्की एजुकेशन से होती है। अपने बच्चों को पढ़ाओ। और मुझे इस बात की खुशी है, मैं गया था अभी परसों महेंद्रगढ़ यूनिवर्सिटी में, 11 मेडल थे, 10 लड़कियों पे थे, 1 लड़के पे था। गोवा यूनिवर्सिटी में गए थे उपराष्ट्रपति जी, वहां 22 मेडल थे, 2 लड़कों पे थे गोल्ड मेडल, 20 लड़कियों पे थे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारी बच्चियां जिनको हम पैदा भी नहीं होने देना चाहते थे, उनको जब मौका मिल जाता है तो वो बहुत आगे जाती हैं। तो एक तो इनको मरवाओ मत, पैदा होने दो, और फिर इनको तालीम दो। चूंकि एक पुरुष की तालीम एक पुरुष की तालीम है और एक लड़की की तालीम एक परिवार की तालीम है, और ये आगे बढ़ेंगे। लड़कों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, तो मुझे कहीं दिख नहीं रहे, कॉलेज में जब भी जाता हूं, यूनिवर्सिटी में कहता हूं भाई संभल जाओ। अब तो कुश्ती का भी मेडल लड़कियां ला रही हैं, मुक्केबाजी का भी मेडल यही ला रही हैं, टेनिस का भी मेडल यही ला रही हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें तो रोटी बनानी नहीं आती। लिहाजा एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी बंद करो, पढ़ो और आगे बढ़ो। ये दुनिया इतनी तेजी से, रणजीत सिंह ने ठीक कहा कि जितनी तरक्की पिछले 50 साल में हुई उतने पिछली 5 साल में होगी। दुनिया बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बढ़ेंगे वो जिनके पास एजुकेशन होगी। एजुकेशन का जो एम्पावरमेंट है वो किसी चीज का नहीं है। पढ़ लिख के हमारे लोग बहुत आगे तक गए हैं और बहुत आगे तक जाएंगे, लेकिन अब थोड़ा रुझान जो है वो दूसरे तरह के कामों में हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक तो ये दहेज छोड़ दो। ये जो 4 छल्ले की गाड़ी मांगते हो, ये बड़ी बेशर्मी की चीज है। बुढ़ा कोई अमर नहीं हो जाएगा, सूरजमल नहीं बन जाएगा 40 गांव के लोगों को खाना देकर। इसको छोड़ दो। और पैसा आते ही कोई शानदार बैठक ठोकना छोड़ दो। बच्चों को बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट में, विदेश में, देश में, सब जगह भेजो। तो मैं अपने समाज के जो बड़े लोग हैं, अपने समाज के जो भामाशाह हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि अपनी आमदनी का एक हिस्सा शिक्षा के लिए जरूर दें, तब आपका समाज आगे बढ़ेगा। जो कुरीतियां हैं वो बताने की जरूरत नहीं है, उनको कम करो। बहुत तेजी से बढ़ रही है बहुत तरह की चीजें, उनको कम करके आगे बढ़ो और इकट्ठा रहो, अपने लोगों की मदद करो। अफसर कोई बन जाता है तो वो गुप्ता जी की मदद करेगा, लेकिन किसी डागर की, किसी उसकी मदद नहीं करेगा। तो इससे बाहर निकलो। साउथ इंडिया की एक कहावत है कि जब साउथ इंडियन दिल्ली आता है तो पहला टेलीग्राम अपने घर करता है रीच्ड सेफली, अगले दिन करता है मेट बाला सुब्रमण्यम एंड गॉट ए जॉब, और तीसरे दिन करता है सेंट कल्याण सुंदरम। इस वजह से सारी दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी में साउथ इंडियन भरा हुआ है। आप वाला नहीं करता इस काम को, वो कोई मदद नहीं करता अपने आदमी की। तो मदद करनी सीखो। एक पुरखों ने की थी, कभी बलदेव जी ने की, मिर्धा जी ने की,
अब तो दूसरी दुनिया हो गई। एकता रखो, आपस में मिलना जुलना करो, एक दूसरे की मदद करो और सब गोवा आ जाओ, राजभवन में ठहरो। ये मेरा आखिर में न्योता है। चूंकि मुझे कुछ पता नहीं है किस दिन तबादला हो जाए। 4 हो चुके हैं और जब तक मैं हूं तब तक कोई आप में से बचना नहीं चाहिए जो वहां आया नहीं। ये मैं वादा करता हूं। बता के आओगे तो उन कमरों में ठहराऊंगा जिनमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ठहरते हैं। मैं मैं एक कोने में 2 कमरे ले रखे, मैं तो उनमें रहता हूं। ऊपर चूंकि वो जो आलीशान जगह है उनमें नहीं रह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।